आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है लेकिन सिगरेट पीना ठीक। 15 साल से बिहार में क्या कर रहे भैया? 11.8% का विकास दर है भैया। 11.8। वही के बाद बिहार के लोगों को बाहर जाएगा। बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया नीतीश जी ने। स्वामी जी ने बोली, आप नहीं बोली, चिल्ला चिल्ला के भी बोली, हल्ला मचा के भी बोली। अरे इतना हल्ला मचा लेते जब दलितों के साथ अन्याय होता था गांव में। यह डिबेट बड़ा ही रोचक होने वाला है, जहां एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी ने अनुराग भदौरिया को जातिगत जनगणना पर दिखाया समाजवादियों का असली चेहरा, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को बिहार की बदहाली और हिंदुओं को बांटने की रणनीति पर दिखाया आया। मैं करना चाहता हूं। अच्छा, जातिगत गणना आप लोग चाहते हो और जातिवाद के खिलाफ हो। आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है लेकिन सिगरेट पीना ठीक। स्वामी जी ने बोली, आप नहीं बोली, चिल्ला चिल्ला के भी बोली, हल्ला मचा के भी बोली। अरे इतना हल्ला मचा लेते जब दलितों के साथ अन्याय होता था गांव में, गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, उनको छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके कुएं पे आने नहीं दिया जाता था। किस तरह की उनके साथ वहां पे व्यवहार हुआ, ना अपने स्कूल में आने दिया, ना छुआ पानी पिया, ना गांव में रहने दिया, गांव से बाहर रखते थे। तब जाके हम लोगों ने आवाज उठाई कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। मूंछ नोच लेते थे अगर घोड़े पे बैठ जाए तो। अब मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि पुराने जमाने को याद करिए और उस समय ऐसा था। अपने संस्कार भूल जाएंगे, यही तो कहते थे। यही तो 1970 की बात हमेशा करते हैं, 1950 की बात करते हैं। अगर मैं इतिहास की बात करता हूं, मैं संस्कार की बात करता हूं, मैं समाज की बात करता हूं, तो यह बात हो गई। मैंने बीजेपी अपने हिसाब से सारा प्रोपेगेंडा चलाएगी। जब पुरानी बातें करेंगे तो तुम क्यों करते हो? तो फिर आप 1970 की बात क्यों करते हो? क्यों कांग्रेस की बात करते हो? आप 2014 की बात कीजिए, आपने क्या किया है उसमें तो आप बात नहीं करोगे। तब आप चले जाओगे इधर उधर इधर उधर, घूमते रहते हो आप। इनको सरकार बनानी होती है तो पंजाब चले जाते हैं, बादल साहब आइए मिलकर सरकार बनाते हैं। तब इनको नहीं यहाँ परिवार दिखाई देता। और उसके बाद जब दूसरी सरकार बनानी होती है कश्मीर चले जाते हैं पीडीपी के साथ, आइए परिवारवाद, आइए सरकार बनाते हैं। अपनी जगह पे तीसरी बनानी होती है तो आइए चौटाला साहब आइए हरियाणा में, साथ मिलकर बनाते हैं। जब पांचवी बनानी होती है तो चले जाते हैं शिवसेना के पास, आइए मिलकर बनाते हैं। तब परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता है, तब परिवारवाद के साथ सत्ता बनाते हो। और ये वो लोग हैं जिनके आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के बहुत करीब हैं, एडवाइजर भी है, उनके बेटे तो यहीं से जीतते हैं। क्यों आपने टिकट दी भैया? परिवारवाद क्यों आप चला रहे हो? अब उससे कम पड़ जाता तो सिंधिया परिवार, सिंधिया परिवार कम पड़ जाता तो अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर अनुराग ठाकुर आज के मंत्री, और अभी भी कर्नाटका में जो मंत्री थे चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। तो क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था जब उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे? ठीक है ठीक है। दो पॉइंट, एक सिर्फ ये कि एक पार्टी का नाम बता दें यूपी में जिससे इन्होंने गठबंधन कभी ना किया, और दूसरा अपने प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बताएं जिसको कोई राजनीतिक पद ना हो। 35 लोगों के पास राजनीतिक पद है, एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैं कह रहा हूं पूरा परिवार अपना है भाई, पूरा परिवार अपना नहीं है, पूरे परिवार का अपना है, सब कुछ पूरे परिवार का है। स्वामी दिवाकर और एक लाइन और उन्होंने कहा कि जब दलितों को पकड़ पकड़ कर मारा जाता था तब ध्यान नहीं आता था। ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो कोर्ट के लिखे की बोल रहा हूं। 4 जून 1995 मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द प्रयोग किया, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर करके हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, मेरी जान हत्या करना चाहते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाया था। ये कोर्ट में हलफनामा है बुआ जी का, तो आप लोग ये काम करते थे। ठीक है, जवाब मैं ये कह रहा हूं स्वामी जी, दलित भी हिंदू है ना, मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं बनाते उनको? मेरे मंदिर में तो है, आकर देखो। केरल के 5000 मंदिरों में है। नहीं, आपके मंदिर में कहां है? केरल के 5000 मंदिरों में मेरे आश्रम में आइए, बिला वजह कहां खड़ा? बिला वजह कहां खड़ा? कि कुछ भी कह दो आप, कुछ भी कह दो चलेगा। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुनिए, ये खामखाई की बातें हैं स्वामी जी, छोड़ दीजिए इसको। जब बात खत्म आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम करते रहिए। दुनिया जा रही है, दुनिया जान रही है। मौलवी मुफ्ती मुकर्रम मौलाना बताइए, सुनिए, आप मस्जिदों में इमाम जाकर देखें, वहां जातिवाद है ही नहीं। अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं ना, तो फिर ये अपने में है नहीं, हमें बात दीजिए। क्या गजबे बात आपको। 10 सेकंड अपनी बात रख ले, फिर मैं आपकी बात। और सुनिए, आपने बोला मस्जिदों में है नहीं जातिवाद, मुसलमानों में कोई जातिवाद नहीं, ना नमाज पढ़ने में, नमाज पढ़ाने में। तो हिंदुओं में जातिवाद को प्रमोट क्यों करते हो आप? मैं नहीं करता, आप बोलते हो स्वामी जी कर रहे हैं, स्वामी जी कर रहे हैं प्रमोट। ये जो 178 दिन से जो कर रहे हैं, प्रमोट ही तो कर रहे हैं जातिवाद को। ये जोड़ने की बात थोड़े कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ जाति है, जुड़ जाओ।
अच्छा, ये बता रहे हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान, समझ नहीं रहे लोग। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है। नहीं है जातिवाद, लेकिन जातिवाद का मतलब ये नहीं कि धर्म कर्म पे बटा हुआ जातिवाद हो। बटा हुआ धर्म कर्म पे जातिवाद नहीं है। बटा हुआ नहीं। धर्म ऑडियंस कर्म पे के कई सारे जातिवाद सवाल आ नहीं रहे है। हैं, अनुराग भदौरिया से जरूर सवाल है। तो ये शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस 50 है। सब एक जगह नमाज 50 पढ़ते हैं। 50 आगे 50 एक जगह सैयद नमाज तुर्क पढ़ते हैं। पठान गद्दी अंसारी पहना बताओ क्या क्या नहीं है भाई। अरे भाई मैं तो मानता हूँ कि है, लेकिन कटे हुए नहीं है ना। मगर जब बात एक सेकंड, मस्जिद में जुलहा इमाम मिल जाएगा। रशीद साहब 30 सेकंड। मगर जब बात धर्म की आएगी ये सब एक है, और मगर जब हम लोगों को एक होने की बात आएगी तो हमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाट है, आपकी बात को मान रहे हैं, यादव है, वो आपकी बात को मान रहे हैं। आपने बोला बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, वो आप कह रहे हैं हाँ हम एक है धर्म के नाम पर। बिल्कुल, इमाम के नाम, जब हम इमाम की बात आती है कोई ये नहीं पूछता तू जुलाहा है, अंसारी है या गद्दी है, फला है, वो इमाम रख लिया जाता है। दूसरी बात, तो इनको भी बोलो आप इमाम के नाम पर एक है, ये राम के नाम पर एक हो जाए। लेकिन हर बार 15 लाख लोग नहीं आते। इतनी बड़ी हनुमंत कथा हुई, वहां नहीं गए। दूसरी तरफ आपके नेता लल्लन सिंह, जो भी कंट्रोवर्सी है, जिसका भी वो मीट कर रहे थे, वो मीट पार्टी कर रहे थे। हनुमंत कथा आपने नहीं करी, उल्टा मीट पार्टी कर रहे हैं कहीं पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा का मिसयूज कर रहे हैं और संविधान विरोधी नारा तो उनके- बाबा को नहीं, बीजेपी को क्यों आप दे दिया रुक आपने? जाइए, बाबा बहुत यूज करते हैं हर मौसम में। नया बाबा रामदेव थे, वो उनको किनारे फेंक दिया। श्री श्री थे, आजकल पूछते नहीं उनको। अब ये बाबा बागेश्वर इनोसेंट अरे वो बीजेपी के नहीं है। बाबा बागेश्वर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए अरे misuse उनकी कर बड़ी रही है। फॉलोइंग है, उनको और बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? ठीक है, गलती कर आप रहे हैं। समझिए, क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को समझ में आ गया कि अब चलो हिंदूवादी के शरण में। अरे ठीक है, ओके एक सेकेंड सुधांशु, एक तो ये कब बाबा बागेश्वर कब बीजेपी के साथ आए इसकी क्योंकि कमलनाथ भी अरे क्या ड्राइविंग जाते किया हैं, मनोज कांग्रेस के तिवारी नेता भी ने, जाते हैं। आरती उतारी गिरिराज सिंह ने, रविशंकर हरे राम कर रहे अरे- थे, और जब हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था ये सारे लोग उस मंच पे खड़े अच्छा थे। ठीक 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 है, संविधान ओके सुधांशु विरोधी नारा अब लगा आप बोलने उसमें। अब बोलने कोई दीजिए हनुमत कथा सुधांशु, नहीं मैं आपके की। ये बता रहा सब हूं, हमारे सुधांशु को नेताओं बोलने के लिए दीजिए। कह रहे हैं, इन्होंने ये किया वो किया, मगर बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया नीतीश जी ने। अरे वो बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार वो किया। सब सारे धर्मों का मतलब आप सम्मान कभी करते। सोचिए, वो सारे सुनिए, धर्मों का सुनिए। सम्मान करते। सुनिए, जैसे आप दिन भर का व्रत रखते हैं तो शाम को फलाहार करते हैं ना, दिन भर तो चढ़ चढ़ के खाया और फिर कहा शाम को फलाहार कर रहे हैं। वैसे ही होता है, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार करता है। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी में पढ़िएगा, उनके बारे में लिखा है। कलाम साहब ने पूछा कि कितना खर्चा आता रोजा अफ्तार पे, पता चला उस समय शायद 3.5 लाख 4 लाख आता था। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जो आते हैं वो तो खा पी के आते हैं, वो तो रोजा रख के आते नहीं, इसलिए इसकी क्या जरूरत। ईमानदारी की बात कही थी। 100 में 99 खा पी के आते हैं, सिर्फ क्योंकि 100 में 99 गैर मुस्लिम होते हैं उसमें जो बुलाए जाते हैं। खैर, अब मैं एक फैक्ट बात कहना चाहता हूं। 15 साल से बिहार में क्या कर रहे भैया? 11.8% का विकास दर है भैया। 11.8%। अब वही के बाद बिहार के लोगों को बाहर जाए पड़े। अब सुनिए, अब देखिए बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, मैं गंभीर बात कर, क्या यार चिल्ला रहे लगातार। महिला को आरक्षण दिए हैं। चिल्लम अब जो मैंने बोला हवा में नहीं बोला। 1931 में महात्मा गांधी ने चैथम हाउस में जाकर एक लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ब्यूटीफुल ट्री था 100 साल पहले, यानी 31 से 100 साल पहले, 1831 में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की वो रिपोर्ट गांधी जी ने कोट की, जिसमें लिखा भारत की साक्षरता दर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, मद्रास प्रेसिडेंसी की, कैलकाटा बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट। जानते हैं कितनी साक्षरता दर है? 97%। और इतना ही नहीं, जाति के आधार पर जो कह रहे हैं, जिनको आप दलित कहते हैं, वो सिर्फ बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स में कौन कौन थे सारी रिपोर्ट है। 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी सबमिट की। तब गांधी जी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यह थी, सबसे सबसे अच्छी थी, सबको शिक्षा मिलती थी। अंग्रेजों ने ध्वस्त किया, मगर अंग्रेजों की मानसिकता के ऊपर आज तक पले हुए लोग अभी भी वो गाना गाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। जी जी अभी धूल बता रहे हैं, अभी धूल बता रहे हैं। रुकिए। अगर गांधी गलत थे तो मुझसे बोलिएगा। क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? नहीं 40 सेकंड दिया आपको, फिर पब्लिक के 2 सवाल। 60 सेकंड देंगे। महात्मा गांधी गलत थे? 60 सेकंड और देंगे। महात्मा गांधी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। गोडसे वाले लोगों ने गांधी को याद किया, ताली बजाइएगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, भैया रोहित वेमुला, नहीं आप देखिए, आप इनको दर्द हो रहा है। गांधी का रखो राजाराम, गांधी का हे राम, सब हमारा है, बोलो हे राम। एक दलित छात्र राम बोलो राम। मर गया।
दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में NCCSA अध्यादेश के रूप में मिले बड़े सियासी झटके के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सियासी गोलबंदी शुरू कर दी है। इसके बाद वह देश भर के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर समर्थन जुटाने की मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद 23 मई को कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने के मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में साथ मांगे। राज्यों में मजबूती के आधार पर दलों को नेतृत्व करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सुझाव को विपक्षी एकता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसका जमीन पे उतरना इतना आसान भी नहीं है। विपक्ष के ज्यादातर दलों को यह फार्मूला मंजूर नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि 2024 में विपक्षी दलों को राज्यों में मजबूती के अनुसार चुनाव लड़ना चाहिए, यानी जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वह नेतृत्व करे तथा बाकी विपक्षी दल उसका समर्थन करे। उनके सुझाव को यदि माना जाए तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी और अन्य दल उनका समर्थन करेंगे। दिल्ली में आप, उत्तर प्रदेश में सपा, कर्नाटक में कांग्रेस, तमिलनाडु में DMK आदि। ममता के सुझाव पर कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ममता के प्रस्ताव पर यह कहकर सवाल खड़े किए हैं कि कर्नाटक चुनाव के पूर्व उन्होंने कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं किया। दरअसल पिछले कुछ चुनाव के दौरान यह देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस उन कई राज्यों में जोर शोर से मैदान में उतरी जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, जैसे गोवा, मेघालय आदि। मेघालय में इसी साल हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के करीब 14% वोट लेकर सीट जीती और कांग्रेस को सत्ता से दूर धकेल दिया। गोवा में चुनाव से पूर्व TMC ने पूर्व मुख्यमंत्री फलेरिया समेत कई कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। ऐसे में कांग्रेस का ममता पर सवाल उठाना लाजमी है। विशेषज्ञों के अनुसार क्या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस किसी भी राज्य में पूरी तरह से क्षेत्रीय दल के नेतृत्व को स्वीकार करेगी? इतना ही नहीं, गठबंधन की स्थिति में वह क्षेत्रीय दलों पर हावी रही है। दुबे कहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से राज्य में चुनाव नहीं लड़े, यह उसके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन यह हो सकता है कि गठबंधन इस प्रकार से हो कि जिन सीटों पर वह मजबूत है उन सीटों पर गठबंधन किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस को इस मामले में लचीला रुख अपनाना होगा। उसे समझना होगा कि वह राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से मौजूदा राजनीतिक स्थितियों में उसे समझना चाहिए। यूपीए के विस्तार और मजबूती से यह संभव है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।